Good morning, class 8. So, students, we are on chapter number 3. As you can see here, ruling the countryside is the name of our chapter, and this portion is related to our history portion. And in this class, we are going to cover this chapter by completing our last topic, which is the Blue Rebellion. So, as you can see here, ब्लू रेबेलियन टॉपिक से हम लोग हमारे इस पूरे पॉइंट को कवर अप कर लेंगे. अब इस ब्लू रेबेलियन में हमने देखा क्या है, उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और किस तरीके से ये जो ब्लू रेबेलियन है वो हुआ था, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हमारे पॉइंट कवर अप हो जाएगा. नाउ द ब्लू रेबेलियन, जिसे हम नील क्रांति भी बोलते हैं, नीली क्रांति भी बोलते हैं. अब नीली क्रांति से यहाँ पर मतलब है क्या? सो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे जो प्लांटर्स हैं वो दो सिस्टम को अपनाते हैं. पहला उनका सिस्टम है जिसके अंदर वो निज सिस्टम या निज कल्टीवेशन को उन्होंने फॉलो किया. उसके बाद निज के बाद आता है आपका रियूती सिस्टम. सो निज कल्टीवेशन एंड रियूती सिस्टम में जो डिफ्रेंसिएशन था दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास. नाउ अब हमने देखा था कि एंड के जो हमारे पैराग्राफ्स थे, इन पॉइंट्स के अंदर हम लोग ये देख रहे थे, लास्ट पैराग्राफ है, इनमें हमने ये देखा था कि प्रॉब्लम्स भी थी. रियोती सिस्टम में भी प्रॉब्लम थी और निज कल्टीवेशन में भी प्रॉब्लम थी. जो प्लांटर्स थे वो चाहते थे कि उस सॉइल पर इंडिगो को कल्टीवेट किया जाए जिस पर राइस कल्टीवेट हो सकता है, पर क्योंकि इंडिगो आफ्टर इंडिगो कल्टीवेशन द सॉइल इज नो मोर, सॉइल में फर्टिलिटी नहीं होती है, इट इज़ नॉट सो मच फर्टाइल आफ्टर द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो. दैट्स वाई जो प्लांटर्स हैं वो बहुत एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं. एक सीमा ऐसी आ जाती है जिसका हम रिजल्ट बोल सकते हैं ब्लू रेबेलियन, मतलब नीली क्रांति या नील क्रांति. नील वही जो इंडिगो है जिसकी वजह से जो कपड़ों पर डाई होता है. तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस पोर्शन से. सो आई एम अगेन रिपीटिंग दैट दिस इज अ एसएसटी बुक, दिस इज अ हिस्ट्री बुक. SST in 8th class, SST is mainly divided into 3 parts: history, geography and political science, and we are on chapter number 3. And for this topic you have to open page number 35. Here you can see on page number 35 we are starting this portion, the Blue Rebellion and after. So as you can see, March 1859, thousands of griots in Bengal refused to grow indigo. मार्च 1859 में बहुत सारे जो बंगाल के कल्टीवेटर्स हैं, रियोट्स हम जिसे बोल रहे हैं, वो मना कर देते कि अब हम इंडिगो को नहीं कल्टीवेट करेंगे. फिर क्या होता है, क्यों ये लोग ऐसा बोलते हैं? एज रेबेलियन स्प्रेड, अब एक ने बोला, दूसरे ने बोला, और ये जो बात थी वो क्रांति की तरह लोगों के बीच में फैल गई. क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत एग्जॉस्ट हो चुके थे. आप फर्टाइल सॉइल पर अगर इसको कल्टीवेट करते हो तो फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, तो वो जो सॉइल थी वो तो आगे जाके किसी काम की नहीं रही. तो जब कल्टीवेटर्स के काम की ही नहीं है वो सॉइल, तो उन्होंने बोला कि हम वही चीज़ उगाएं जो हमारे काम आएगी. जैसे वो राइस उगा रहे हैं, वो उगा रहे हैं प्लांट, वो अगर हम बात करें वीट उगा लिया उन्होंने, तो वो खाने के काम आता है, बट इंडिगो को हम खा नहीं सकते. तो क्या ज़रूरत है ऐसी चीज़ को उगाने की जिस वजह से आपकी सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाए. Now what happened as the rebellion spread, ये जो क्रांति है वो फैल रही थी. कौन सी क्रांति? ब्लू रेबेलियन. So as the rebellion spread, Riot refused to pay rents to the planters and attacked indigo factories armed with swords and spears, bows and arrows. Women turned up to fight with pots, pans and kitchen implements. सो अब क्या होता है यहाँ पर, जब रियोट्स मना कर देते हैं कि अब हम न तो आपको जो रेंट है वो पे करेंगे प्लांटर्स को, रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स, जो ज़मीन है उसका कोई रेंट आपको पे नहीं किया जाएगा, और उन पर हमला करने की कोशिश भी की जा रही थी. किन पे? प्लांटर्स पे. और उन्होंने किस पे? इंडिगो फैक्ट्रीज पे हमला किया. किससे? एरो मतलब तीर कमान से हमला कर रहे हैं, तलवारों से हमला कर रहे हैं. और जो औरतें होती वो जो पॉट्स हैं, पैन हैं, किचन के जो इम्प्लीमेंट्स हैं जिनको यूज़ में, कुकिंग के यूज़ में लिया जाता है, उनसे हमला कर रही हैं. उसके बाद यहाँ पर क्या देखा जाता है, दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर्स. ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान इस रेबेलियन में साथ दे, क्योंकि कुछों की नीड भी होती है. जैसे किसी को अपना घर का पालन पोषण करना है तो वो नहीं दे पा रहा है प्लांटर्स नहीं, ये रेबेलियन में साथ, इस ब्लू रेबेलियन में, और जो कल्टीवेटर्स है उनका साथ नहीं दे पा रहा था. दोज हु वर्क, जो लोग अभी भी प्लांटर्स के अंडर में काम कर रहे हैं, जो अभी भी इंडिगो को कल्टीवेट करवा रहे हैं, वो सोशली बॉयकॉट कर दिए जाते हैं. सोशली मतलब अब
क्या है, सामाजिक तौर पर उनका बहिष्कार होगा, लोग उनसे बात नहीं करेंगे, उनको जो बेसिक एमिनिटीज है वो प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, अगर कोई कुआं है तो उसमें पानी नहीं लिया, पानी लेने की परमिशन नहीं है, स्टेशनरी या फिर कोई शॉप से सामान नहीं दिया जाता था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, सोशली बॉयकॉट कर दिया था किनको, प्लांटर, सॉरी यहाँ पर हम वर्कर्स की बात कर रहे हैं जो प्लांटर्स का साथ अभी तक दे रहे हैं, जिन्होंने ब्लू रेबेलियन में साथ जो कल्टिवेटर थे उनका नहीं दिया। And the Gumasthas, agents of planters who came to collect rent were beaten up. अब देखिए, जब जो प्लांटर्स है उन्होंने कल्टीवेट करने के लिए लैंड दे दी, तो वो वापस अपना सामान तो लेने आएंगे ना। सामान क्या होगा, उनके इंडिगो हो गए या फिर लैंड का जो रेंट है वो लेने आए, तो अंग्रेज खुद तो जाएंगे नहीं। उन्होंने क्या किया, गुमास्तास को भेजा कि वो कौन है, एजेंट है किनके, प्लांटर्स के। तो उनके बिहाफ में वो लोग गए, हट्टे कट्टे लोग हैं और वो लोग गए, उनको भी पीट दिया जाता था कि आप हमसे पैसे लेने आएंगे। After that, Riots swore wait for a while. Riots swore they would no longer take advances to sow indigo nor be bullied by the planters, lathials, the lathi वील्डिंग स्ट्रॉन्गमैन मेंटेन बाय द प्लांटर्स। अब उन्होंने बोला कि अब इस पूरे के पूरे रेबेलियन में एकजुट होकर काम करना है, बिल्कुल भी किसी से भी जो आपके प्लांटर्स है जो बुली कर रहे थे उनसे हर बात में सामने रखकर अपनी बात को सामने रखना है, उनसे डरना नहीं है। लाठियास मतलब बड़े बड़े जो लठ होते हैं ना, जिन्हें हम स्टिक्स बोलते हैं, उनसे भी नहीं डरना है, सबका सामना आप कर लेंगे। जिन्हें कौन मेंटेन करते थे, प्लांटर्स। प्लांटर्स अपने सेफ्टी के लिए उनको रख रहे हैं या फिर दूसरे लोगों को डराने के लिए भी रखा जाता है। जैसे बॉडीगार्ड्स होते हैं, किसी के हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स होते हैं, जस्ट लाइक दैट। Now what happened in 1859? In 1859, अब देखिए इसके बाद पॉइंट्स क्या आते हैं। What did the Indigo peasants decide that they would no longer remain silent? What gave them the power to rebel? अब तक इतने शांत क्यों थे, पहले ही रिबेल क्यों नहीं कर दिया गया, क्या किया उन्होंने सब डिसीजंस को एकजुट में लेकर। Clearly the Indigo system was intentionally ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव मतलब दबावपूर्ण नीति बहुत अपनाई जाती थी, जो कल्टीवेटर्स थे उनको बहुत दबाया जाता था। बट दोज हु आर ऑप्रेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन द रेबेलियन, दे डू सो ओनली एट टाइम्स। तो दबाया तो बहुत सालों से जा रहा था, तो आज ऐसा क्या हो गया, या 1859 में ऐसा क्या हो गया कि अब लोग अपनी बात को सामने रख रहे हैं, पहले क्यों नहीं आए थे। तो उनको डिस्कस करते हुए आगे के पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। द थर्ड पैराग्राफ, in 1859, the Indigo Riots felt that they had the support of local zamindars and village headmen in the rebellion against the planters. So, जो cultivators थे, they thought that they had the support of local zamindars and the village headmen. उन्होंने ये सोचा कि इस लड़ाई में, जो नील क्रांति हो रही है, उस लड़ाई में हमें किसका साथ मिल रहा है, जमींदार का साथ मिल रहा है और मुखिया का साथ मिल रहा है। तो एक छत्र छाया वाली जो बात हो जाती है कि हमारे ऊपर उनका छाया है या साया है, वो हमें सेव करेंगे, तो उन्हें एक पुश मिलता है कि चलिए अब जब ये दोनों हमारा साथ दे रहे हैं तो हमें ये रेबेलियन करना है और किसी न किसी तरीके से हम लोग ये रेबेलियन जीतेंगे भी। तो ये जो ब्लू रेबेलियन है वो इन लोगों के सपोर्ट की वजह से भी थोड़ा आगे बढ़ा था। अब देखिए, इन मेनी विलेजेस हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स mobilized the Indigo peasants and fought pitched battles with the Lathials. In other places, even the zamindar went around the villages urging the Riots to resist the planters. These zamindars were unhappy with the increasing power of the planters and angry at being forced by the planters to give them land on long leases. Now what happened in this point? इस point में हम देखते हैं कि प्लांटर्स बाहर से आए थे। प्लांटर्स ने देखा, जो प्लांटर्स ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा एरिया है जिसमें हम इंडिगो कल्टीवेट कर सकते हैं। धीरे धीरे उन्होंने लैंड को लीज पे लेना स्टार्ट कर दिया, या फिर वो पूरा ज़मीन खरीद रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें कल्टीवेशन हो रहा है, तो बहुत सारा पैसा आने लग गया था उनके पास में। ये जो ताकत है ना, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जमींदार के बीच में, इस ताकत को देख कर जो आपके जमींदार थे ना,
वो एक तरीके से अनहैप्पी हो गए, इंक्रीज हो रही थी प्लांटर्स की पावर, ताकतवर वो होते जा रहे थे, जिस वजह से जो जमींदार हैं वो बहुत अपसेट हो जाते हैं, वो अनहैप्पी हो जाते हैं और वो एक तरीके से फोर्स करते हैं कल्टीवेटर्स को, चलो आप ये जो ब्लू रेबेलियन है आप वो कीजिए और हम आपके साथ हैं। तो इस तरीके से जो जमींदार हैं एंड हेडमैन है इसका कल्टीवेटर्स को इनका साथ मिलता है। नाउ व्हाट हैपन, द इंडिगो पीजेंट्स इमेजिन्ड। नाउ अब ये तो हमें साथ मिल गया आपके जमींदार का। अब उसके बाद क्या होता है, इंडिगो पीजेंट्स जो इंडिगो को कल्टीवेट कर रहे थे वो ऐसा भी सोचते हैं, इंडिगो पीजेंट्स इमेजिन्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स। सो प्लांटर्स के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स भी हमारा सपोर्ट कर रही, मतलब जमींदार और हेडमैन तो कर ही रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हमारा सपोर्ट कर रही है। क्यों, कैसे, इसको देखते हैं हम, आगे पॉइंट्स देखते हैं हमारे। After the revolt of 1857, we are just discussing about the time period of 1859. As you can see here, 1859 में ये रिवोल्ट हुआ था, कौन सा, ब्लू रेबेलियन वाला, बट जस्ट अभी 1857 गुजरा ही है। तो 1857 जो फर्स्ट रिवोल्ट है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, एक पावरफुल रिवोल्ट था जिसे गदर भी बोलते हैं। बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन्स ये रिवोल्ट हुआ था, बट बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन्स ये रिवोल्ट थम भी गया था, जिसमें हमारे ब्रिटिशर्स जो हैं इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में सक्सेसफुल होते हैं। सो क्योंकि अभी 1857 रिवोल्ट जस्ट गया ही है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज पर्टिकुलरली वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ अनदर पॉपुलर रिबेलियन। अब एक रिबेलियन हुआ है, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ी बहुत वरीड थी कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा रिबेलियन भी हो जाए, दूसरी क्रांति वो झेलने की पोजीशन में नहीं थी। अभी उन्होंने एक क्रांति दबाई, अभी एक रिबेलियन दबाया है 1857 का, तो दूसरा अगर सामने आ जाए तो उसे सप्रेस करने में मुश्किल होगी, तो वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। When the news spread of simmering revolt in the, wait for a while, simmering revolt in the Indigo districts, the lieutenant governor toured the region in the winter of 1859. जैसे ही इस रिवोल्ट के बारे में फुसफुसाहट फैलती है या ये जो बातें हैं वो फैलती जाती हैं, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो टूर करते हैं इस रीजन का कि चलिए थोड़ा देख के आया जाए कि मामला आखिर है क्या। The youth saw the tour as a sign of government sympathy for their plight. अब यहाँ पर जब किसी पर अत्याचार हो रहा है और कोई अगर हम बोले फेमस पर्सन या पावरफुल पर्सन घूम के जाता है, उस जगह का दौरा करके जाता है, तो हमें बहुत ऐसा लगता है ना, ये हमें देखने आया है, इसे बहुत हमसे सिंपैथी है, हो सकता है ये हमारे भले के बारे में सोच रहा हो। तो वही बात रियोट्स ने भी सोची कि जब ये टूर करने गया है तो इसे हमसे सिंपैथी है, उन्होंने अपने फेवर में इस बात को लेने की कोशिश की थी। When in Barasat, the magistrate Ashley Eden issued a notice stating that youths would not be compelled to accept indigo contracts. Word went around that Queen Victoria had declared that indigo need not to be sown. Eden was trying to placate the peasants and control an explosive situation, but his action was read as support for the rebellion. अभी एक टूर से उन्हें सपोर्ट लग रहा था कि ब्रिटिशर्स का मिल रहा है। उसके बाद एक मजिस्ट्रेट थे जिनका नाम एशले ईडन था, उन्होंने एक नोटिस साइन किया जिसमें लिखा था कि जो इंडिगो के कल्टीवेटर्स उन्हें फोर्स नहीं किया जाए। अगर ऐसा नहीं आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हो, उन पर अत्याचार किए जा रहे हो, जो साइकिल है लोन की वो कंटिन्यूस चलती जा रही है, तो ऐसा नहीं है, आप फोर्स ना करें उनको, आप उनकी बातों को सुने, वो कहना क्या चाह रहे हैं वो सुने। इस पॉइंट को या इस वर्ड को, इस लाइन को इस तरीके से समझ लिया गया कि जो कल्टीवेटर्स उन्होंने समझा कि अब ये जो मजिस्ट्रेट है वो भी हमारे साथ है। क्वीन विक्टोरिया ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिगोस को आप कल्टीवेट ही मत करो, ऐसा कहीं नहीं बोला गया था। बस जो मजिस्ट्रेट हैं यहाँ पर एशले ईडन, उन्होंने बस ये इंडिकेट किया कि पीजेंट्स का जो ये अनकंट्रोलेबल रिबेलियन हो रहा है उसको थोड़ा शांत किया जाए, पर जो बातें हैं उनको अपने फेवर में पीजेंट्स ने ले लिया। अब उसके बाद क्या होता है, एज द रिबेलियन स्प्रेड, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कैलकाटा रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स, दे रोड द मिजरी ऑफ द रियोट्स, द टायरनी ऑफ द प्लांटर्स एंड द हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम। अब देखिए कहीं पर भी कोई क्रांति आती है तो लोगों का ध्यान उस पर सीख होता है, वही बात यहाँ हो रही है। इंटेलेक्चुअल्स कैलकाटा आए और वो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर प्लांटर्स के कैसे हालात हैं, वहाँ पर
इंडिगो सिस्टम की वजह से लैंड सरफेस एरिया के क्या हालात हो गए, सारे के सारे जो कंडीशन थी ना उसको लोगों के सामने लाया जाता है. वरिड बाय रिबेलियन द गवर्नमेंट brought in the military to protect planters from the assault and set up Indigo Commission to inquire into the system of indigo production. अब देखिए रिबेलियन है, बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, एक इंडिगो कमीशन बिठा देती है ताकि देखा जाए कि जो प्लांटर्स हैं वो परेशान ना, उन्हें असॉल्ट ना किया जाए बाय द कल्टिवेटर्स. द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी, और इस कमीशन ने क्या किया, फैसला सुनाया कि जो प्लांटर्स है वो गिल्टी हैं. क्रिटिसाइज किया उन्हें कि वो किस तरीके से काम कर रहे थे इंडिगो कल्टिवेटर्स के साथ, क्यों उन्हें इतना सप्रेस किया जा रहा था, क्यों उन्हें इतना परेशान किया जा रहा था, क्यों लैंड सरफेस एरिया का ध्यान नहीं रखा गया. इट डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रेओड्स, और इससे पता चलता है, ये क्लियर हो जाता है, रेओड्स के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं था. ये कमीशन रेओड्स से ये भी बोलती है, आज द रेओड्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज द प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर. उनसे ये बोला जाता है कि आप जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, यू हैव रेओड्स फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आप उनको रिफ्यूज भी कर सकते हो, फ्यूचर में आप इंडिगो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो. आप पे छोड़ी जा रही थी सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी. अब इसके बाद क्या है, हमारा जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर वी आर रीडिंग राइट नाउ. आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल. अब रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट के बाद कोई नहीं चाहता था कि इंडिगो को यहाँ पर कल्टिवेट किया जाए. कोलैप्स हो जाता है पूरा का पूरा इंडिगो कल्टिवेशन या इंडिगो प्रोडक्शन वेयर इन बंगाल. बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार. अब वो बंगाल से, बंगाल के एकदम लेफ्ट हैंड साइड में बिहार है, उन्होंने क्या किया, प्लांटर्स ने अपने एरिया को शिफ्ट कर लिया बिहार की तरफ. With the discovery of synthetic dyes in the late 19th century, their business was severely affected, but yet they managed to expand production. When Mahatma Gandhi returned from South Africa, his peasants from Bihar persuaded him to visit Champaran and see the plight of indigo cultivation there. Mahatma Gandhi's visit in 1970 marked the beginning of Champaran movement against indigo planters. तो बंगाल में तो रिबेलियन हो गया, बंगाल का रिबेलियन एक तरीके से प्लांटर्स के बिहाफ में ना जाकर कल्टिवेटर्स के बिहाफ में जाता है, बट प्लांटर्स फिर भी हार नहीं मानते और वो क्या करते हैं, वो अपने जो एरिया था उसको शिफ्ट कर देते हैं बिहार में. बिहार में भी वही कंडीशन होगी जो बंगाल में थी, वहां पर भी धीरे धीरे जो प्लांटर्स धीरे धीरे जो कल्टिवेटर्स थे वो प्लांटर्स के खिलाफ जाने लगे. तभी महात्मा गांधी इंडिया आ रहे हैं, इंडिया आ चुके थे इस टाइम पीरियड तक, और बिहार के एक जो किसान थे वो उनके पास जाते हैं और उन्हें बिहार के चंपारण जगह के, चंपारण एरिया के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से हमसे जबरदस्ती करवाया जाता है, और भी चीजें बताई गई. और फिर उसके बाद महात्मा गांधी चंपारण को विजिट करते हैं और चंपारण मूवमेंट स्टार्ट होता है अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स. सो इन दिस टॉपिक वी हैव डन द ब्लू रेबेलियन. किस तरीके से ब्लू रेबेलियन हुआ है, कैसे उसे सप्रेस किया गया है, कैसे जो अपने पॉइंट्स थे उसको प्लांटर्स के अगेंस्ट रखा गया, लोगों ने अपनी इस क्रांति को एकजुट होकर कंटिन्यू किया, ये दबे नहीं प्लांटर्स से. और उसके बाद कुछ कुछ पॉइंट्स उन्होंने अपने सपोर्ट में ले लिए थे, जैसे एक टूर हुआ था आपके जनरल का, लेफ्टिनेंट गवर्नर का, उसे भी अपने सपोर्ट में ले लिया, भले ही वो उन्हें देखने आए हों या फिर सिर्फ और सिर्फ एक मुआयना करने आए, फिर भी उन्होंने अपने सपोर्ट में ले लिया इस पॉइंट को. और जो हमारे मजिस्ट्रेट थे एशले एडिन, इनके पॉइंट को भी अपने सपोर्ट में ले लिया था. सो अब बाद में जीत तो इंडिगो प्लांटर्स की ना होकर किसकी होती है, यहाँ पर कल्टिवेटर्स की होती है. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस ब्लू रेबेलियन वेरी वेल. Now in the next class we will discuss two question and answers, which is question number 6 and question number 7, and these two chapters are related to a previous portion and this portion. So I hope आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आया हो. जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आए हो, you can ask me. Blue rebellion we have done. Before blue rebellion we have also done the indigo cultivation, niche cultivation, Rhodes cultivation. We have also done in the question and answers. We haven't done question number 1 yet. So in the next class we will first of all discuss question number 1. We haven't done question number 2 also. We have only done question number 3, 4 and 5. So in the next class we will discuss question number 1, 2, 6 and 7. So that's it for today's class. Thank you.